हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आपका वेलकम अपने यूट्यूब चैनल बिहारी मैथ फॉर यू में। जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पूरी एनर्जी, विश्वास और ईमानदारी से अपने नेक्स्ट क्लास की ओर उपस्थित हुआ हूं। उससे पहले बता ये देना चाहता हूं मैं मेरे भाई कि कल के पिछले वाले क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे। और उस दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितना भी आपका एक बेस था और उस बेस पर आधारित जितना भी प्रॉब्लम था सभी को मैंने करा दिया था। अचानक क्या हुआ था, किसी कारण जो है मतलब लाइट ऑफ हो गया था, जिसके कारण जो है मैं पूरा वीडियो को अंत तक नहीं कर सका। कुछ क्वेश्चन बच गया था। मैं ये चाह रहा हूं कि आज वो क्वेश्चन को क्लियर कर दें। यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछले वाले इससे बैक वाले क्लास को आप देख लेंगे, दो चार वाले रैखिक समीकरण, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहां पर से ये छूटा था। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि पूरी तरह से उस चीज को आपको कंसेप्ट एक अच्छा दे दूं और अच्छे वे में आपको बता दूं कि मतलब कैसे आगे का प्रोसेस होता है, कैसे आगे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए अब बिना इधर उधर की बातें करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल पर बने रहें। और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है ये सारे काम को कर दें, ताकि मैं अंदर से पूरी मोटिवेट होकर, अंदर से पूरी एनर्जी फुल होकर आपके साथ बना रहूं और आपको एक अच्छा कंटेंट दूं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं मेरे भाई कि अब हम क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास को बताने जा रहे हैं, आगे की ओर ले जाने जा रहे हैं। ठीक है, अब यह क्लास का हेडिंग पॉइंट रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को जानेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें क्या क्या पॉइंट है वो सारी चीज को जानेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में आपको मालूम ही होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया था। आपको एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि मैंने ये क्वेश्चन लास्ट में जो छोड़ रखा था उसके लिए ए के किस मान के लिए युग्म 2x प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन था 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 के लिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आदित्य हल हो गए, कोई भी हल नहीं होंगे। दूसरा पूछ रहा, तीसरा बोल रहा अनेक हल होंगे। उसमें मैंने कल के क्लास में सिर्फ एक पॉइंट को बताया था आदित्य हल होने के लिए, और बाकी जो कंसेप्ट क्या था वो खुद आप बना लेंगे, क्योंकि किसी दुर्भाग्यपूर्ण जो है क्या हुआ कि अचानक लाइट कट गया, जिसके कारण मैं पूरे जो है वीडियो को आगे तक नहीं कर सका, आगे तक नहीं बना सका। आज मैं आपके सामने लाया हूं इसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कुछ एक नया टॉपिक को देखने वाले हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज को पढ़ने वाले हैं। बशर्ते कि आप मेरे साथ बने रहें और पूरे शानदार तरीके से बने रहें, इधर उधर अपने माइंड को नहीं करें। ठीक है, मैं उसमें का एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं ये चाह रहा हूं कि वो चीज को एंड करने के बाद एक अगला टॉपिक के पास आऊं। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन ये है कि ए और बी के किन मान के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी के, ये क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के किस मान के लिए, किस मान के लिए, किस मान के लिए, ए और बी के किस मान के लिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म अनेक हल होंगे। रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, युग्म के अनेक हल होंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप मेरे साथ बने रहें। एक एक किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। उसमें आपके सामने सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दे रखा है, वो दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। और दूसरा जो दे रखा है a माइनस बी इंटू एक्स है मेरे भाई, और प्लस a प्लस बी इंटू वाई है मेरे भाई। और उसके बाद आगे जो है वो 3a है और प्लस b है और माइनस 2 है। ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप मेरे साथ बने रहें। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप बना देंगे। याद रहे ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। मैं ये चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे वे में इसे आपके सामने रखूँ, आपके सामने बनाऊँ। पहला क्वेश्चन है कि ए और बी का किस मान के लिए, यानी ए बराबर बी बराबर व्हाट, ये मेरे इसका वैल्यू बताना है। कौन सा ऐसा मान होगा कि दोनों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के लिए अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले अनेक हल वाला कंडीशन को, रूल को जानेंगे कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 होता है। तो आइए उससे पहले क्या रूल कहता है, इसको इक्वेशन फॉर्म में रखेंगे। इक्वेशन फॉर्म में रखने के बाद इसका तरीका क्या होगा, 2x प्लस 3y होगा और माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा ना। a माइनस बी
इंटू एक्स होगा मेरे भाई, और प्लस जो होगा ए प्लस बी इंटू वाई होगा मेरे भाई, और ये माइनस में पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 3a प्लस बी और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये पता चला ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बदल गया। बदलने के बाद क्या होगा कि आगे का जो प्रोसेस कहता है वह प्रोसेस कहता है कि इसका a1 लिखेंगे, तो a1 जो x के कॉफिशिएंट को हम a1 कहते हैं, x का कॉफिशिएंट 2 है, और b1 जो होता है y के कॉफिशिएंट को कहते हैं, b1 बराबर 3 है, और c1 जो हो रहा है वो अचर राशि होता है जिसको हम लोग -7 है, ठीक है इतना। अब उसी तरह से दूसरे इक्वेशन में आएंगे, दूसरे इक्वेशन के लिए वही x के कॉफिशिएंट को a2 कहते हैं, तो a माइनस बी हो गया, और उसके बाद b2 का मतलब y के कॉफिशिएंट तो a प्लस बी हो गया, और c2 का मतलब जो अचर पद है जिसको हम लोग 3 है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि -3 है प्लस बी -2 हो गया ना इतना। अब डाटा को हम देखेंगे क्या, क्वेश्चन को एक बार नज़र दौड़ाएंगे कि अनेक हल के लिए, तो अनेक हल के लिए क्या होता है मेरे भाई, अनेक हल होने के लिए आगे क्या होगा कि प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए क्या सूत्र होता है, आपको शायद मालूम होगा कि a1 बटा a2 होता है और बराबर b1 बटा b2 होता है और बराबर c1 बटा c2 होता है ना। बहुत सारे हल के लिए, अनेक हल के लिए कंडीशन भी बताए थे, बाई फिगर भी बताए थे कि मतलब बहुत सारे बिंदु पर कटता है और उसे हम लोग देख नहीं सकते, उसे बता नहीं सकते हैं कितना है, तो इसीलिए हम लोग इसका शॉर्ट वे में नाम देते हैं कि अनंत हल होता है, एक ही रेखा पर कटता है। तो उसमें हम लोग बाई क्वेश्चन देखते हैं, तो a1 का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, तो 2 हो गया। a2 का काम कौन कर रहा है, तो a माइनस बी कर रहा है। b1 बटा b2, b1 का काम कौन कर रहा है मेरे भाई, b1 का काम 3 कर रहा है, और b2 का काम a प्लस बी कर रहा है, इतना पुट कर दें। c1 का काम -7 हो रहा है, और ये हो गया -3, और c2 का काम माइनस ये है ब्रैकेट में माइनस आगे में, बाकी 3 है प्लस बी और -2, इस तरह से है ना, इस तरह से काम कर रहा है। अब आपको इसी टर्म को बताना आगे की ओर, ये क्या करना है कि a प्लस बी का वैल्यू कितना आएगा, यही चीज़ को बताना है। अब आगे कैसे बताना है, कैसे क्या इसको कैलकुलेशन करना है, इसको इससे पहले मैं इसे हटा रहा हूँ। यदि आप ना राइट डाउन करें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि काफ़ी कम जगह है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसी जगह के अंदर में इसको पूरी तरह से आंसर ले आऊँ। ठीक है, चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई मेरे, आप मेरे साथ बने रहें, इसे हटा रहा हूं। अब आप मेरे पास ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब मैंने ये इक्वेशन के टर्म को क्या लाया कि 2a बटा a माइनस बी है इज इक्वल टू 3 बटा a प्लस बी है, ठीक है, a प्लस बी है, और ये -7 और माइनस है, और 3a प्लस बी -2 है ना। अब इक्वेशन टर्म को कैसे आगे की ओर ले जाएं, इक्वेशन ये पहलू से ये पहलू चलें, उसके बाद क्या आता है, फिर ये पहलू से ये पहलू चलें, उसके बाद क्या आता है। यदि हम ऐसे तरीका को अपनाते हैं तो वहाँ पर ऐसा होगा कि थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होगा, कैलकुलेशन पावर थोड़ा सा हार्ड करना पड़ेगा, उसके बाद मेथड भी हार्ड होगा, टाइम भी हार्ड होगा। उसके लिए यदि ऐसा आप यहीं पर असमंजस आपको हो जाए, ऐसे कैलकुलेशन नियम में आगे की ओर बढ़ने का तरीका नहीं मालूम हो मेरे भाई, क्योंकि ये 2 है, अगर ए रहता और इधर कोई संख्या रहता तो आसानी वे में 2 से चलते तो आंसर ए के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ए और बी का मान पूछ रहा, तो उस वे में जब चलेंगे तो बाई इक्वेशन समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसका आगे चल के फिर इक्वेशन टर्म में लगेगा, क्योंकि ए प्लस बी जब आपस में मल्टीपल होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ए वाले, फिर इधर भी वही टर्म होगा। तो उससे पहले नियम ये कहता है कैलकुलेशन का कि दोनों को पलटने, अंश और हर को पलटने पर, अंश और हर को पलटने पर, ये क्या कहेंगे हम, अंश एवं हर को, अंश एवं हर को पलटने पर, अब ये जब पलटते हैं तो चेहरा कैसा हो जाता है, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, a माइनस बी बराबर 2 हो गया, और यहाँ पर हो गया मेरे भाई a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया कि यहाँ पर जब इससे काट देंगे, इसे काट देंगे, कोई टेंशन ना होगा, 3a प्लस बी -2 बटा कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा आसानियाँ मिलेगा, ऐसा मैथ जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ऐसा ना लगेगा कि मैं ये रट गया हूँ, बल्कि आप बाई सेंस मैं बता रहा हूँ कि इसे आपको ऐसे पहलू में करना पड़ेगा, और एक तरीके से और अगर इक्वल साइड में भी लेके चलेंगे तो आ सकता है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए शॉर्ट वे में मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर a माइनस बी बटा 2 हो गया, जब पलट दिया अंश और को, a प्लस बी बटा 3 हो गया, 3a प्लस बी -2 बटा 7 हो गया ना। अब इसमें आगे की ओर थोड़ा सा और कुछ कर लें, ये पूरा जो इक्वेशन है, ये पूरा जो इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन के लिए बराबर में हम कुछ मान लेते हैं। देखिए मानने से क्या होता है कि हम चीज आसान हो जाता है। हमने माना कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, ये पूरा बराबर हमने क्या मान लिया, के मान लिया, पूरा बराबर के माना कि
यहाँ पर के मान लिया हमने, ठीक है। ये पूरा बराबर क्या आ गया, माना कि ये पूरा इक्वेशन बराबर क्या है, के है। जब के है तो ये पूरा का पहलू इज इक्वल होगा, इसके पहलू इक्वल होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस टू बटा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ए माइनस बी ये हो गया 2k हो गया ना। उसी तरह से जब आगे चलेंगे ए प्लस बी बटा 3 इज इक्वल टू के हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, 3k हो गया। उसी तरह सबके बराबर के है तो हम सबके बराबर करेंगे, 3a प्लस बी माइनस 2 बटा 7 है मेरे भाई इज इक्वल टू के है, तो ये हो गया मेरे भाई 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7k हो गया। इतना तक तो आप कर सकते हैं, यहाँ तक तो करने में कोई प्रॉब्लम ना होगा। ये याद रहे कि आप इसे रटे नहीं, इसे समझें। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ तक आने के बाद कुछ यहाँ पर टेंशन ये हुआ कि मेथड थोड़ा सा हार्ड करना पड़ता है। यदि हम इससे चलते हैं फिर आगे चल के इससे चलते, तो ऐसा बाई सेंस बता रहा हूँ कि थोड़ा टाइम भी लगता है। लेकिन अंश और हर के नियम के अनुसार हम इससे जब पलटते हैं तो ये फिगर बन जाता है। पलटने के बाद टोटल बराबर इज इक्वल टू हमने के मान लिया है, या आप एक्स भी मान सकते हो या कोई चीज़ भी मान सकते हो। जब इतना किया तो हम चीज़ आसान हो गया, इतना बराबर के, सभी तीनों बराबर के हो गया माने हम, ठीक है। तीनों जो है टर्म बराबर, पद बराबर हमने के माना। अब क्या करें, इसको हमने क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट मान ले मेरे भाई, इसको इक्वेशन क्या मान ले, सेकंड मान ले। अब a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो हम क्या कर सकते हैं प्रोसेस के लिए, समीकरण 1 प्लस सेकंड से, क्योंकि ये बीच में कोई भी प्लस में और माइनस में है तो कट जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में दो समीकरण को ऐड करते हैं तो किसी तरह कोई टेंशन नहीं होता। अब देख रहे हैं कि a माइनस बी बराबर कितना 2k है और a प्लस बी बराबर है मेरे भाई कितना 3k है ना। तो अब ये क्या हो गया कि कट गया, तो 2a बराबर ये आ गया आपको 5k, तो a बराबर कितना आ गया 5k बटा 2 आ गया, इतना आ गया। आप मेरी बात को समझते होंगे कि a बराबर कितना आ गया, 5k बटा कितना आ गया, 5k बटा कितना आ गया मेरे भाई, a बराबर 5k बटा 2 आ गया। जब आगे की ओर चलें कि a का मान इसमें जब रख रहे हैं, a का मान आगे की ओर रखते हैं, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है तो इसमें रख देंगे, तो हम 5k बटा 2 प्लस b बराबर क्या हो गया 3k, तो यहाँ पर b बराबर हो गया 3k माइनस 5k बटा 2 हो गया। इस साइड में पॉजिटिव में, इधर आ गया निगेटिव में, ये एलसीएम ले लेंगे, भिन्न का घटाओ 2 हो गया, 3 दूनी 6k और ये हो गया 5k हो गया ना, 6k और 5k इधर हो गया और ये हो गया k बटा 2 हो गया, b बराबर इतना बराबर इतना हो गया। अब देखते हैं क्या कि ये k बटा 2 जब हो गया तो हम क्या करें कि a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया, तो इसको कुछ पल के लिए इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन थर्ड। अब हम देखते हैं कि a एवं b का मान समीकरण थर्ड में रखने पर अब समीकरण थर्ड क्या है कि 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल टू 7k है ना, इस तरह का थर्ड है। अब यहाँ पर a का वैल्यू 5, ये 3 हो जाएगा और a का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये तो 3 रहेगा, a का वैल्यू कितना आया 5k बटा 2 आ गया। अब b का वैल्यू क्या आया k बटा 2 आ गया माइनस 2 और ये हो गया बराबर 7k। अब यहाँ पर आपको दिखता होगा थर्ड वाले इक्वेशन में कि ये जो फॉर्म दिख रहा है, ये पूरा फॉर्म जो है k के रिस्पेक्ट में एक ही अननोन वैल्यू है। जब एक अननोन वैल्यू है तो हम जो है k का मान आसानी वे में ज्ञात करेंगे और k का मान यहाँ पुट कर देंगे, उसके सहायता से a का मान पुट कर देंगे, उसके सहायता से b कर देंगे। आइए देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर है तो 5 या 15k बटा 2 हो जाएगा और इसी तरह से ये k बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, b का मान कितना है k बटा 2 हो जाएगा ना, b बटा 2 और ये माइनस 7k हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं, 2 हो गया और ये 15k हो गया मेरे भाई, ये हो गया k हो गया और माइनस 14k हो गया, इतना हो गया बराबर 2 हो गया। आगे 15k और 14k तो k बचा k और k हो गया 2k हो गया, 2k बटा 2 हो गया बराबर 2 हो गया, 2 से 2 खत्म, k बराबर 2 आ गया, k बराबर 2 आ गया। इसलिए अब क्या करेंगे कि a बराबर 5 गुने 2 अब बटा a का बटा 2, 2 से 2 खत्म हो गया तो a बराबर 5 आया। इसलिए अब क्या करेंगे b बराबर, इसलिए b बराबर क्या होगा तो a k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया ना, तो k 2 बटा 2 हो गया बराबर 1 आ गया। पता ही चला कि a और b का जो मान आया वो a का मान के हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 आया
आया और b का मान कितना आया 1 आया। इस तरह से आपका ये जो मेथड था, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैथ हम कह सकते हैं, पूरे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का थोड़ा सा माइंड को कन्वर्ट करने वाला मैथ कह सकते हैं, थोड़ा सा माइंड को चेंज करने वाला मैथ कह सकते हैं, तो यही आपको मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और ना ही बिल्कुल हड़बड़ाना, बशर्ते कि जो रूल फॉलो करते हैं, जो नियम है बेस का, वही बेस पर चलना है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आप देख ले, यहाँ पर सारी चीज़ आपको दिख रहा होगा, जल्दी से इसका राइट डाउन कर लें क्योंकि आगे बताने वाला हूँ। चलिए ये चीज का राइट डाउन कर लें, कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी ऐसा फंक्शन दिख रहा है, आंसर को पलट दो, पलटने में थोड़ा आसानी होगा। जितना बड़ा फंक्शन उसके के मान लो, के मानते हुए प्रोसेस को आगे की ओर हम इस तरह से चलेंगे। चलिए मेरे भाई, अब हम अगले क्वेश्चन के पास आते हैं, इसे हटाते हैं। अब आपके पास पैटर्न कुछ अलग आ रहा है, कुछ जो है पैटर्न अब हम जो बताने वाले हैं काफ़ी अच्छा वे है बताना है। अब उस चीज़ को मैं इस टॉपिक को हटा रहा हूं, अब अगला जो टॉपिक है मैं उसे पढ़ाने जा रहा हूं। याद रहे इसी 2 चर रैखिक समीकरण वाला ही टॉपिक है, और जिस टॉपिक का नाम मैं लिखने जा रहा हूं उसी के अंडर मैंने ये चाहा कि उस कंसेप्ट को भी आपको बता दूं, ताकि पूरी तरह से अच्छे वे में वो उसे भी क्लियर कर दूँ। उस टॉपिक का नाम है मेरे भाई, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। इसमें तो प्रतिस्थापन विधि में भी आपको कुछ मैथ पूछ रखा है, उसमें को हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें भी 2 इक्वेशन टर्म दिया रखेगा, और उस 2 इक्वेशन टर्म से आपको दोनों इक्वेशन का टर्म x और y का वैल्यू निकालना, या a और b का वैल्यू निकालना, या 2 चर राशि वाले अननोन को हम लोग को जानना है, तो जिसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं पहले हेडिंग पॉइंट को, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है। याद रहे मेरे भाई कि प्रतिस्थापन का मतलब, सबसे हिंदी वर्ड पर यदि मैं चर्चा करता हूं तो हिंदी वर्ड ये कहता है कि प्रतिस्थापन यानी अपने एक स्थान से दूसरे स्थान, प्रतिस्थापन जगह को बदलना ही स्थापन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलना क्या कहलाता है, स्थापन कहलाता है। एज एग्जांपल के तौर पर यदि आपके सामने x + y = 4 है और यहां पर दे रखा है कि 2x + 3y बराबर जो है वो आपको 6 है, तो यहां पर बाय क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि इस पूरे प्रोसेस को 2 इक्वेशन जो टर्म है, इन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से बनाएं। यदि ये पूछ दिया तो आपको जो है और कोई अदर विधि बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग सिंपल जानते थे कि उस इक्वेशन टर्म को जो अगर बीच में प्लस और माइनस रहता था तो जोड़ देते थे, ठीक है, यदि नहीं रहता तो कोई भी एक संख्या को, एक चर राशि को बैलेंस करते थे, और ताकि आसानी वे में आगे से वो कट जाओ, अगला का हम अननोन वैल्यू का विधि ज्ञात कर ले, ठीक है, वैल्यू ज्ञात कर ले, जिसे हम लोग विलोपन विधि के नाम से जानते हैं। इतनी बात तो आप भी जानते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलोपन विधि द्वारा ही हम x और y को अभी तक वैल्यू निकालना सीखे थे। लेकिन अभी आपके सामने आ गया प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में हम लोग कैसे यूज करते हैं मेथड का, इस विधि में हम लोग कलम और पेन को और माइंड को कैसे चलाना शुरू करते हैं, ये चीज को आपको समझना है, और यही चीज को आपको मेरे चैनल पर बने रहना और वीडियो पर देखना है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सारी काम को कर दे, क्योंकि बड़ा मैं मेहनत से आपके सामने आया हूं और ये चीज को मैं बताने जा रहा हूं। याद रहे मेरे भाई, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन का कुछ पैटर्न इस तरह से रहेगा। आपको मैं बता दूं कि याद रहे कि x रहे और प्लस y रहे और इज इक्वल टू कितना रहे मेरे भाई, 4 रहे, है ना। और उसके बाद आगे ये रहेगा, क्या रहेगा कि यहाँ पर 2x रहेगा और प्लस जो है 3y रहेगा और ये 6 रहेगा। तो इसको कह देगा बाय प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करें। तो ये पहला इक्वेशन हम देख रहे हैं कि x + y = 6 है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - y हो जाएगा ना। इसको हम लोग क्या मानते हैं, यहाँ पर इक्वेशन सेकंड मानते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब ये क्या देखेंगे कि इतना हो गया। अब x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जब समीकरण 2 में रखेंगे x का मान मेरे भाई, तो x का वैल्यू 2 है, x का 6 - y है और प्लस 3y है इज इक्वल टू 6 है। तो ये हो गया 12 हो गया, -2y हो गया, प्लस 3y हो गया, प्लस 6 हो गया, बराबर 6 हो गया। यहाँ पर 2y में से ये 3, ये y + 12 इज इक्वल टू 6 हो गया। y बराबर जो हो गया 6 - 12, तो ये पता चला कि कितना आ गया, -6 आ गया ना y बराबर। अब जब y बराबर -6 आ गया तो
x का, इसलिए x बराबर क्या होगा, x बराबर 6 माइनस वाई, तो y का वैल्यू पुट कर देंगे। y का वैल्यू क्या पुट किया, 6 माइनस जो है 6 हो गया, तो ये 0 आ गया, यानी x बराबर 0। इस विधि से, इसी प्रोसेस से आपको इस मैथ को बनाना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। यदि ऐसे विधि को आप बना लेते हैं, आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन जो आएगा या आपके बुक में जो दे रखा हो, ऑलरेडी पहले क्वेश्चन का ये चर्चा कर देगा कि आपको जो मुझे छूना है, आपको जिस कदम से चलना, वह कदम का नाम है प्रतिस्थापन। तब आपको माइंड सेट तुरंत होना चाहिए कि हम लोग इक्वेशन टर्म से विलोपन टर्म का दम ना यूज करें। विलोपन टर्म ये कहता है कि कोई भी एक राशि को, चर राशि को बैलेंस करना है, और यदि एक इक्वेशन में बीच का साइन पॉजिटिव हो, एक इक्वेशन में बीच का साइन निगेटिव हो, तो हम उसे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद होता है एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद एक जो है टर्म कट जाता है, एक चर राशि कट, दूसरा चर राशि को आसानी वे में ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन प्रतिस्थापन में वैसा प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसे मैं हटा रहा हूं। अब क्या होगा कि प्रतिस्थापन में कुछ कुछ मैथ ऐसा आपको दे देगा जो आपके लिए थोड़ा सा आगे पीछे करना, कैलकुलेशन को, प्रोसेस को करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ऐसा कैलकुलेशन मेथड तो आसानी से बना लेते हैं। कभी आपको डेसिमल में आ जाएगा, कभी आपको इक्वेशन जो है मतलब रूट के अंदर में आ जाएगा, कभी इक्वेशन फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग कैसे मेथड का यूज करते हैं, उसके लिए भी क्या चलेंगे, लेकिन प्रोसेस सेम ही है। जो बेस है वो बेस दोनों के लिए एक ही होगा। आइए हम लोग समझते हैं, प्रतिस्थापन विधि पर हल करते हैं। तो सबसे पहला मैं आपके सामने ला रहा हूं ये क्वेश्चन मेरे भाई कि s माइनस टी है इज इक्वल टू कितना है, 3 है, और आगे है कि s बटा 3 है और प्लस जो है t बटा 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू 6 है। ये सभी को डील जो करना है वो आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा, किसकी विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा डील करना। ये पहला टर्म ये दे रखा है और ये इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इतना इतना बराबर 3। तो हम क्या देखते हैं, आइए मैं समझता हूँ। चूंकि हम देख रहे हैं, क्या आगे चल के देख रहे हैं कि s माइनस टी बराबर 3 है, प्रतिस्थापन विधि से हम बनाना शुरू कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से बनाना शुरू कर रहे हैं s माइनस टी। इसलिए क्या होगा कि s बराबर हो गया 3 प्लस टी हो गया। s बराबर क्या हो गया, 3 प्लस क्या हो गया मेरे भाई, टी हो गया ना। s बराबर हो गया 3 प्लस टी हो गया, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे कि चूंकि s बटा 3 प्लस टी बटा 3 दूसरा जो टर्म है इज इक्वल टू 6 है, इज इक्वल टू कितना, 6 है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यही तो क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था। एलसीएम लेंगे, ठीक है, इस वे में करेंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे वे में लाएं। और ये हो गया s हो गया प्लस क्या हो गया, t हो गया, ये 6 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि s प्लस टी बराबर 18 हो गया ना। इतना टर्म तो हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर दें कि इसको हम लोग क्या मान लें कि इक्वेशन सेकंड मान लें, इतना मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए s का मान को समीकरण जब 2 में हम रखते हैं तो हमें किस चीज़ की प्राप्ति हुई, इसको देखो। तो समीकरण 2 है, पहले लिख देंगे कि s प्लस टी इज इक्वल टू 18 है, और s का मान पुट करने जा रहे हैं। और यहाँ हमने s का मान निकाला है 3 प्लस टी, 3 प्लस कितना निकाला भाई मेरे, t निकाला, और 3 प्लस कितना निकाला, t निकाला, और ये भी प्लस t है, इज इक्वल यहाँ पर 18 है, ठीक है। तो 3 प्लस यहाँ पर हो गया 2t इज इक्वल टू 18, 18 हो गया। तो 2t बराबर हो गया 18 में से 3 जब जाएगा मेरे भाई, 18 में से जब 3 चला जाएगा तो ये बचेगा 15। तो इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, 15 बटा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। इस मेथड से जब चलेंगे, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 दे रखा था, यही तो आपके क्वेश्चन में था कि s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s प्लस टी इज इक्वल टू 6 है, इतना कर देंगे। तो ये आपको सामने आ गया, t बराबर 15 बटा कितना आ गया, 2 आ गया। अब t का मान इक्वेशन सेकंड में रखने पर, t का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है कि s प्लस टी इज इक्वल टू कितना, 18 है। तो यहाँ पर t का मान s प्लस और t का मान 15 बटा 2 है ना, इज इक्वल टू 18 है। तो s बराबर क्या हो गया, 18 माइनस 15 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, 2 18 दूनी 36 माइनस कितना हो गया, 15, 6 में से 5 गया, 1 3 में से 1 गया, 2 बटा 2 आया, यानी s का मान इतना आया। तो इससे पता ही चला कि मैंने प्रतिस्थापन विधि के द्वारा भी एक कंसेप्ट सीखा कि हम लोग s और t का मान ज्ञात कर सकते हैं, x और y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। विलोपन
विधि यदि ना समझ में आए तो प्रतिस्थापन विधि से भी हम प्रोसेस को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अब आपको चेक करना है कि मेरा ये बनाया हुआ प्रोसेस सही है या नहीं है, आंसर लाए, तो उसके लिए भी तरीका, क्या तरीका है, ऑलरेडी s माइनस टी दे रखा था 3, भाई मेरे s का वैल्यू कितना 21/2 है, हमने लिख दिया, और t का वैल्यू कितना 15/2 है ना, इज इक्वल टू 3 लाना है, LHS बराबर RHS लाना है, 2 हो गया, 21 में से 15 गया तो 6 बचा, और ये हो गया है ना बराबर 3, दूध दिया कितना 6, पता ही चला कि मेरा जो लाया हुआ s और t का जो मान है वो बिल्कुल सही है, यानी हमने जो प्रतिस्थापन विधि का जो प्रोसेस यूज किया है वो बिल्कुल 100% सही है, कहीं पर किसी तरह का कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। चलिए अब इसे हम हटाते हैं। अब क्या क्वेश्चन का पैटर्न कुछ बदलेगा, आप देखें मेरे साथ, वीडियो पर बने रहें, चैनल पर बने रहें। अब देखें क्वेश्चन का पैटर्न क्या बदलता है, लेवल कैसे आता है, वो चीज़ को मैं बता रहा हूँ। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है मेरे भाई, वह क्वेश्चन इस तरह का है कि √2x है, ठीक है ना, अब प्लस √3y है और इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगला है कि √3x है और माइनस √8y है इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y का वैल्यू ज्ञात करें। चूंकि हम लोग देखते क्या है कि √x प्लस √3y बराबर इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा कि यह हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि √2x बराबर जो होगा, यहाँ पर √2x बराबर माइनस √3y होगा ना, इस साइड में ले आएंगे। इसी मुझे किसी भी एक चर राशि को अकेला रखना और उस अगला को उस साइड में भेज देना, ठीक है। x बराबर हो गया माइनस √3y बटा √2, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं अब क्या कहता है, अब ये है कि √3x और माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हम क्या देखते हैं कि x का मान इसको हमने समीकरण सेकंड माना है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब सेकंड में हम लोग x का मान रखने जा रहे हैं। देखिए क्या प्रोसेस आता है। ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाए तो आप बिल्कुल आपको हदियाना ही सिर्फ कैलकुलेशन पे कमांड रखना है। x का मान है तो √3x है, अब माइनस है मेरे भाई, माइनस है √8y इज इक्वल टू 0, यही तो सेकंड है। अब √3x के जगह पर खाली पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे, माइनस √3y बटा कितना √2 हो जाएगा ना, अब माइनस जो है √8y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आगे चल के क्या होगा कि इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो √2 हो गया, और ये जो √3 हो गया तो माइनस 3y हो गया ना, और इस तरह से जब इसको एलसीएम लेंगे तो ये 16 हो गया तो माइनस 4y हो गया इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि माइनस 7y बराबर 0, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। यहाँ तक कैलकुलेशन में तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि प्रतिस्थापन विधि में आपका कैलकुलेशन पे कमांड होना चाहिए, तभी ऐसे प्रोसेस को बना पाओगे, क्योंकि डेसिमल में भी आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि अब y का मान, इसलिए अब हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए अब x बराबर क्या हो जाएगा कि माइनस √3y बटा √2 है, ठीक है। अब हमने क्या निकाला y का मान, तो माइनस √3 गुने 0 बटा √2 हो गया, पूरा फंक्शन 0 आ गया। तो पता ही चला कि x का मान भी 0 और y का मान भी क्या आ गया 0 आ गया। अब ये 0 आया, दोनों का वैल्यू ये सही है या गलत है, इसको समझने के लिए हम चेक कर लेंगे। यदि √2 है मेरे भाई, इसमें 0 प्लस √3 है, इसमें 0 बराबर 0, तो पता ही चलेगा पूरा फंक्शन 0 आ गया, 0 बराबर 0, यानी मेरा जो लाया हुआ प्रोसेस है, चलने का जो स्टेप है बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई गलत नहीं है। इस तरह से आपका प्रतिस्थापन विधि का ऐसा मैथ अगर आपके सामने आ रहा है रूट पर आधारित, तो ये भी बना देंगे। अब अगला को हम लोग देखने जा रहे हैं, अगला को देखने क्या जा रहे हैं, अब एक डेसिमल वाला बचा, मैं ये चाह रहा हूँ कि उस कंसेप्ट को भी क्लियर कर दूँ आपके सामने। किसी भी तरह का पॉइंट को मैं नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए आसान भारी ना हो जाए। √2x है, अब प्लस से जो है √3y, 0.2x है और 0.3y है इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई 1.3 है। अगला जो क्वेश्चन है 0.4x है, ठीक है, और फिर है 0.5y है
और इज इक्वल टू 2.3, यही इक्वेशन है। अब हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको बताना है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रोसेस द्वारा इसको कैसे बनाएंगे। तो याद रहे, चूंकि हम लोग देख रहे हैं क्या कि 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, इतना तो कर सकते हैं बाई कैलकुलेशन मेथड। तो इसलिए क्या होगा कि x बराबर जो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, अब बटा जो हो जाएगा मेरे भाई 0.2, इतना हो जाएगा ना। अब अगला जो कैलकुलेशन को देखते हैं, अगला कैलकुलेशन क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं। अगला जो है कि अब चूंकि जो ये दे रखा है, चूंकि 0.4x और 0.4y है इज इक्वल टू 2.3 है, तो अब x का मान इसमें रखते हैं, x का मान इसमें रखते हैं, तो 0.4 हो गया, x का मान रखेंगे तो 1.3 हो गया इधर, और माइनस 0.3y हो गया, अब बटा कितना हो गया 0.2 हो गया ना, इसको इधर रखते हैं, अब प्लस 0.5y हो गया बराबर 2.3 हो गया, इतना हो गया। इस पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 दूनी 4 हो गया, इतना पता ही चला। 2 में इससे सबसे मल्टीपल होगा, 13 दूनी 26 हो गया, एक अंक के बाद दशमलव, इधर हो गया 0.6 हो गया, 0.6y हो गया, अब प्लस जो हो गया 0.5y हो गया ना 2.3। अब ये एक अननोन वैल्यू y के रूप में आया। अब इससे हम लोग क्या करें, 0.6y और 0.5y, तो यहाँ पर माइनस जो हो जाएगा, यहाँ पर 0.6 और 0.5 है, तो ये हो गया 0.1, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो 0.1 ये माइनस में होगा 1y, और ये आपको सामने आ गया कि 2.3 माइनस 2.6 आ गया ना। तो 2.3 और 2.6 में जब देखेंगे घटाएंगे कि 2.3 और 2.6 में 6 में से 3 गया, 3 आ गया, और यहाँ पर 2 में 0 यानी माइनस 0.3 आ गया, माइनस 0.3 आ गया, और यहाँ पर माइनस जो है 0.y आ गया, इतना आ गया 0.y आ गया, इतना आ गया, y आ गया। ये पॉइंट से पॉइंट ये खत्म, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आया 3 आया। इसलिए क्या होगा, y बराबर जब 3 आया, इसलिए मेरे भाई x बराबर जो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3, और y बराबर कितना आया 3 आया, अब बटा 0. क्या आया 2 आया, तो यहाँ पर 1.3 माइनस 0. जो है वो आपको 9 हो जाएगा, और 0.2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा तो 1.3 या 0.9 है, तो इसको हम घटा लेंगे, 1.3 या 0.9 है, 13 में से 9 गया 4 हो गया, ये हो गया इतना, तो 0.4 हो गया, 0.2 हो गया, इस तरह से कटेगा तो 2 आया, यानी x का वैल्यू जो आया 2 आया और y का वैल्यू 3 आया। इस तरह से आपके सामने प्रतिस्थापन विधि का यदि डेसिमल का क्वेश्चन आ जाए, क्या बाई जो है आपके सामने रूट का आ जाए, फ्रैक्शन का आ जाए, तो आप आसानी वे में बना लेंगे। अब ये चेक कर लें, एक बार सबको चेक किए तो इसको भी चेक कर लें, क्योंकि y का मान 3 आया, x का मान 2 आया, तो हम यहाँ पर 0.2 गुने 3, 2 x का मान कितना है 2 आया, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर रहे हैं, इस टर्म को चेक कर रहे हैं, और प्लस जो है 0.3 और y का वैल्यू कितना आया 3 आया, इज इक्वल टू 1.3। अब ये 0.4 हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई, और प्लस जो है 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 0.9 होगा, 9 4 13 1.3, यानी हमने जो स्टेप चुना कैलकुलेशन का वो बिल्कुल सही है, कहीं पर कोई गलत नहीं है। इस तरह से आपके सामने प्रतिस्थापन विधि का जो मैथ था वो भी आपके सामने दूर हो गया। तो आज की क्लास में हमने समझा प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस क्या होता है, अगला हमने समझा कि ये विलोपन विधि क्या होता है। ऑलरेडी विलोपन के जरिए ही हम लोग 100y को ज्ञात करते थे, लेकिन आज आपके सामने नया चीज दिखा जिसको हम लोग प्रतिस्थापन कहते हैं। इस तरह से आज आपका दो चर रैखिक समीकरण का एक और नया टॉपिक एंड हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, किसी तरह कोई टेंशन नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को हम यहीं तक एंड करते हैं, यहीं तक विराम करते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे पूरी नए एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। आप अपने काम को करते रहें लगन से। ठीक है, आज के क्लास के लिए बाय।